इंडियन इंस्टीट्यूशंस के बारे में मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के अंदर, मिसाल के तौर पर इनकम टैक्स के इनके इंस्टीट्यूशंस हैं, आर्मी का इंस्टीट्यूट है, जुडिशरी है, मुख्तलिफ किस्म के, इनके बारे में मैं ब्रॉडर व्यू के अंदर बात करता रहा हूँ कि ये एक दौर तक तो ठीक चलते रहे और इंडिया की जमहूरियत मिसाली थी, डेमोक्रेसी मिसाली थी दुनिया के लिए, और एक इंडिया का एग्जाम्पल दिया जाता था कि देखो अगर आपने देखना है ना कि मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के लोग किस तरह से एक जगह पे रहते हैं और क्लीन पॉलिटिकल सिस्टम कहाँ पर पाया जाता है मुल्क के अंदर, तो आप वहाँ देखें, इंडिया में देखें। तो ये उनके इदारों की रेपुटेशन थी असल में। लेकिन 2014 के बाद जब से एक डेढ़ होशियार बंदा प्राइम मिनिस्टर लगा है, तो तब से लेके इंडिया के इंस्टीट्यूशंस को गिराया गया है और उनको हिंदुत्ववादी करने की कोशिशें ज़ोरों शोर से तब से लेकर शुरू हो चुकी हैं। अब इसमें मैं मुख्तलिफ एग्जांपल्स आपको देता रहता हूँ कि इंडिया के अगर आप एंटी करप्शन के इदारे देखें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या दीगर जो आप देखें, तो वो आपको सिर्फ मखसूस जमातों के लोगों को टारगेट करते हुए नज़र आते हैं। वो आपको बीजेपी के लोगों के पीछे पड़ते हुए नज़र नहीं आते, वो सिर्फ अपोजिशन के लोगों को पकड़ते हुए आपको नज़र आते हैं। हालांकि माल जो बनाया है 10 सालों में तो बीजेपी वालों ने बनाया, गवर्नमेंट में वो थे, लेकिन ये इदारे आपको ख़ास पॉलिटिकल पार्टियों के पीछे नज़र आते हैं, स्पेशली वो लोग, वो पार्टियां जो कि कट्टर विरोधी हैं बीजेपी की। इसी तरह इंडिया की अगर आप जुडिशरी देखें तो जुडिशरी में आपको ऐसे ऐसे नमूने रिसेंटली नज़र आते हैं जो कि इंडिया की 75-80 साल की हिस्ट्री में पहले आपको कभी नज़र नहीं आए। ज़मीन की मिल्कियत का फैसला इंडिया की जुडिशल हिस्ट्री के अंदर कभी भी, बहुत सारे इंडिया में केसेस है ज़मीन की मिल्कियत के हवाले से, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसका फैसला आस्था की बुनियाद पर दे दिया गया हो, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस लगाए गए थे। 1947 में जब इंडिया बना तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त मुख्तलिफ किस्म के प्रोविजंस लगाए गए थे। बाद में 90s के अंदर भी मुख्तलिफ प्रोविजंस लगाए गए थे जिसमें रिलीजियस मकामात को प्रोटेक्शन हासिल थी, खासतौर पर हिस्टोरिकल रिलीजियस मकामात को। लेकिन इंडिया के चीफ जस्टिस गगोई, जिसको पहले सेक्सुअल स्कैंडल में फंसाया गया कि हमारी बात मानो, हमारी फेवर में फैसला दो, वरना तुमने अभी तक जितना कमाया है तुम गंवा दोगे और हमारी तरफ मिल जाओगे तो फिर तुम्हें तो राज्यसभा में मिलेगी, लोकसभा का मेंबर बनो, सारा कुछ बनेगा। और वो बनाया भी गया उसको बाद में रिटायर होने के बाद, तो उसने ये फैसला दे दिया था। अब इंडियन जुडिशरी के जो टॉप की जुडिशरी है स्पेशली, इनकी अगर आप रिसेंट डिसीजंस देखें पिछले कई सालों के, तो ये आपको डायरेक्टली बीजेपी को फेवर करते हुए नजर आते हैं। आज एक ऐसा ही सीन और भी हो गया है जिससे अगेन साबित होता है कि इंडियन जुडिशरी कंप्रोमाइज्ड है और बीजेपी के इशारों पर नाचती है। हुआ कुछ यूं है कि इनका मौजूदा जो चीफ जस्टिस है चंद्राचूड ने यह किया है कि आज उसने फैसला दे दिया है आर्टिकल 370 का। ये इतने अरसे तक अपने पास दबा के बैठा हुआ था, हियरिंग इसको स्लो करके टरखाता रहा, स्लो करके केस को मूव फॉरवर्ड करता रहा। इलेक्शन से ज़रा पहले, इलेक्शन में भी कुछ हफ्ते रहते हैं और कैंपेन जो शुरू होने वाली है, उससे ज़रा पहले इस कंप्रोमाइज्ड बंदे ने और इसके साथ जो हमनवा है उन्होंने 370 आर्टिकल का फैसला दे दिया अपील का। ये जब अगस्त 2019 में मोदी ने ब्लंडर किया था ना, जिसके बाद लद्दाख की उसकी हज़ारों किलोमीटर की ज़मीन उसके हाथ से चली गई थी, तो उसके बाद ये हुआ कि इसके थोड़े अरसे के बाद एक अपील गई थी कि ये गलत किया है इन्होंने, आर्टिकल 370 लद्दाख और कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ये इन्होंने गलत किया है, इसको इस तरह से रिमूव नहीं करना चाहिए था। तो ये चीफ जस्टिस उसको जो है वो आगे करके लगाता रहा केस को, और इलेक्शन से ज़रा पहले इसने मोदी को फेवर करते हुए ये कहा कि भाई ये जो गवर्नमेंट ने रिमूव किया ये ठीक रिमूव किया। अब ये आगे पीछे भी कर सकते थे, इसके इलेक्टोरल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अपोजिशन जमातें जो हैं उनको यकीनी तौर पर लॉस होगा, इनके जो हिंदुत्व के हार्डलाइनर वोटर्स हैं उनको एक थोड़ा सा किक मिलेगा इसके नतीजे में, और ये मोदी को फ़ायदा देगा डिसीजन जो भी इसने दिया है। अच्छा, मीडिया के बारे में भी हम बात करते रहते हैं। एक पूरा का पूरा टर्म ईजाद हो गया है गोदी मीडिया, और फिर जब सोशल मीडिया बढ़ा है तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स और ये सारी चीज़ें, फेसबुक को कैसे इस्तेमाल किया जाता है बीजेपी के हक में, इस पर सारी रिपोर्ट्स आप पढ़ते रहते हैं। आज वाशिंगटन पोस्ट में एक बहुत बड़ी खबर लगी है इस हवाले से कि कैसे इंडियन पब्लिक की जो सोच है मुख्तलिफ इश्यूज़ के हवाले से, उसको कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे मोदी के लिए कैंपेन ग्लोबल स्टेज पे तैयार की जाती हैं इंडियन टैक्स पेयर्स के रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए। इस पे आज अमेरिकन मीडिया में एक बड़ा चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। एक तंजीम है जिसका नाम है डिसइंफो लैब, इसको बनाया गया था, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जब से बनी है, तो अभी इसको बने हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, 2-3 साल हुए हैं, लेकिन ये तेज़ी के साथ मकबूल हुई
और इंडिया के जो हार्डलाइनर्स हैं वो जब भी बात करते थे, या फिर प्रो मोदी प्रो बीजेपी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो जब भी बात करते थे इसकी रिपोर्ट्स को ज़रूर कोट करते थे। और इसकी रिपोर्ट्स इस तरह की डिज़ाइंड होती थी जिससे ये इम्प्रेशन मिलता था कि मुस्लिम जो जमातें हैं, हार्डलाइनर मुस्लिम जमातें, वो और अमेरिकन जो बिलियनियर हैं, जॉर्ज सोरोस, ये मिलके इन्होंने जो है ना एक तरह से हाथ मिला लिया है और इंडिया कोई बहुत ज़बरदस्त फोर्स बनने जा रहा है और ये इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक इमेजिनरी लड़ाई क्रिएट कर दी गई इंडियन मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में इमेजिनरी लड़ाई कि इंडिया की टांगें खींची जा रही हैं और इंडिया जो है बहुत तेज़ी के साथ, इतना तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है कि दूसरे उससे जेलस हो रहे हैं, अमेरिकन भी उससे जेलस हो रहे हैं, अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स भी इंडिया की ग्रोथ को जो है वो नहीं देखना चाहते, तो वो भी रोड़े अटका रहे हैं। तो डिसइंफो लैब जो है वो इस तरह की रिपोर्ट्स पब्लिश करती रहती थी और ये इंडियन मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में और दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर ये छपती रहती थी। ख़ासतौर पर सोशल मीडिया की ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ और ये सारा कुछ इंडिया के अंदर है। आज वाशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि ये जो डिसइंफो लैब है ये मोदी ने खुद क्रिएट करवाई हुई है और रॉ के लोग इसको चला रहे होते हैं, बेसिकली रॉ के लोग। और ये जो इमेजिनरी दुश्मन हैं ये भी इन्होंने खुद ही क्रिएट किए हुए हैं। यानी इस तरह से कैंपेन डिज़ाइन की जाती है कि लोगों को लगे कि मोदी के खिलाफ जो बात करता है वो असल में इंडिया के खिलाफ बात करता है और इंडिया का दुश्मन है, और जॉर्ज सोरोस और अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स और मुस्लिम लॉबी जो है ये बीजेपी के पीछे, मोदी के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मोदी है तो अगर मोदी होगा तो फिर इंडिया मतलब सुपर पावर बन जाएगा। इस तरह की कैंपेन इन्होंने डेलिबरेटली डिज़ाइन की हुई होती हैं और ये इसको फैला भी रहे होते हैं एक मुनज़्ज़म कैंपेन के जरिए। वॉशिंगटन पोस्ट में आज पूरे पेज का एक आर्टिकल लगा है, बल्कि आर्टिकल क्या है, एक तरह की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है असल में। वो कहते हैं कि कोवर्ट इंडियन ऑपरेशन सीक्स टू डिस्क्रेडिट मोदीज क्रिटिक्स इन द यूएस। मोदी के खिलाफ जो भी बात करे उसकी आप क्रेडिबिलिटी डाउन करो, उसकी रेपुटेशन डाउन करो, इसके लिए अलग से तंजीम इसने बनाई हुई थी मोदी साहब ने, और वो एक्सपोज हुई है। उसके अंदर जो रॉ के लोग काम करते थे वो भी एक्सपोज हुए, नाम लेके उन्होंने उसको एक्सपोज किया है। शक्ति साहब हैं, कोई अपना नाम शक्ति बताते हैं, उसका जो असल नाम है वो डिफरेंट है, लेकिन रॉ से ताल्लुक़ रखने वाले, इंडियन आर्मी में थे पहले, फिर रॉ में चले गए, उनसे ताल्लुक़ रखने वाला एक बंदा, एक ऑफिसर था रॉ का, वो इसको हेड कर रहा होता था। वॉशिंगटन पोस्ट कहता है द डिसइंफो लैब हैज कंबाइंड फैक्ट बेस्ड रिसर्च विद अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम्स टू पेंट यूएस गवर्नमेंट फिगर्स, रिसर्चर्स, ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स एंड इंडियन अमेरिकन राइट्स एक्टिविस्ट्स एज पार्ट ऑफ अ कंस्पिरेसी purportedly led by global Islamic groups and billionaire George Soros to undermine India। मोदी के क्रिटिक्स जो है ना, जो मोदी के गलत फैसलों, गलत पॉलिसीज़ और जाहिलाना किस्म के तर्ज़ हुकूमत पे बात करते रहते हैं, उनको ये एंटी इंडिया पोर्ट्रे कर रहे होते हैं और इसके लिए ये कहते हैं कि इनको फ़ंड मिलते हैं, इनको जॉर्ज सोरोस फंड देता है। इंडियन मीडिया पे ये नाम आपने बहुत सुना होगा, अमेरिकन बिलियनियर है जॉर्ज सोरोस, उससे तो 36 का आंकड़ा है इंडियन मीडिया का, क्योंकि उनको काम पे लगा दिया गया है कि आपने सोरोस को गालियाँ देनी है। तो वो कहते हैं जॉर्ज सोरोस और मुस्लिम जो ग्रुप्स हैं उनके पीछे लगा दिया गया कि जो भी मोदी की खिलाफ बात करता है वो असल में इनसे जुड़ा हुआ होता है। और ये ज़रा हिस्सा देखिए इस रिपोर्ट का कि इन रियलिटी हाउएवर द डिसइंफो लैब वाज सेट अप एंड इज रन बाय एन इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर to research and discredit foreign critics of the Modi government, according to 3 people who worked in the organization or were familiar with its establishment. While claiming that it aimed to uncover anti-India disinformation, the Disinfo Lab itself is running a covert influence operation, they said. और किस महाशय ने इसको चलाया, किसने इसको सेटअप किया, उसके लिए वो कहते हैं द डिसइंफो लैब विच एट वन पॉइंट कंसिस्टेड ऑफ अबाउट a dozen private contractors working out of a 4-story whitewashed building on a leafy street in New Delhi was created in mid-2020 by Lieutenant Colonel Dibya Satpathe, now 39, an intelligence officer who has worked to shape international perception of India, said the 3 people familiar with the operation. They spoke on the condition of anonymity to describe sensitive intelligence activities. ये आखिर में बता रहे हैं कि ये खुद को शक्ति कहलवाता है। मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं ये फेक स्टोरीज, फेक खबरें जब ये छपवाता रहता है ना मोदी के फेवर में और पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ और रीजन के दूसरे मुल्कों के खिलाफ, तो अपनी शनाख्त, अपनी जो आइडेंटिटी है वो छुपा के मिल रहा होता है। 2 नंबरी, टोटल 2 नंबरी।
अब देखें, इंटेलिजेंस ऑफिसर अपने आप पे अपने घर से पैसे भर के यह कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे होते, उनको टास्क मिला हुआ होता है। और टास्क कहाँ से मिलता है उनको? गवर्नमेंट से मिला हुआ होता है। गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग होते हैं ना ये बेसिकली। तो इंडिया की गवर्नमेंट ये काम कर रही होती है। एक तो अपने अपोनेंट्स को क्रश करने के लिए मोदी सरकार वहां पर इदारों को यूज कर रहे होते हैं, और दूसरा इंटरनेशनल लेवल पर भी मोदी के जो क्रिटिक्स हैं उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए बाकायदा मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही होती है।